हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टैटिस्टिकल मेथड का कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट। काई वर्ग परीक्षण क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो काई स्क्वायर प्रेक्षित तथा प्रत्याशित बारंबारताओं के अंतर की एक माप है, जिससे यह पता चलता है कि इन दोनों में कितना सामीप्य है। यही सामीप्य वास्तविकता तथा सिद्धांत के बीच में भी सामीप्य हो जाता है। यदि सामीप्य अधिक है तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार है। यदि सामीप्य कम है तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इस प्रकार काई स्क्वायर वास्तविकता तथा सिद्धांत के मध्य में साम्य बताने वाली एक माप है। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट प्रेक्षित तथा प्रत्याशित बारंबारताओं की अंतर की एक माप है, जिससे यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच कितना सामीप्य है। यही सामीप्य वास्तविकता के सिद्धांत के बीच में भी सामीप्य हो जाता है। यदि सामीप्य अधिक होगा तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार है। यदि सामीप्य कम होगा तो सिद्ध होगा कि वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार नहीं है। इस प्रकार काई स्क्वायर टेस्ट वास्तविकता तथा सिद्धांत के मध्य में साम्य बताने वाली एक माप है। काई स्क्वायर टेस्ट का सूत्र होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। काई स्क्वायर बराबर सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। तो ये होता है काई स्क्वायर टेस्ट का सूत्र, जहाँ ओ का मतलब होता है प्रेक्षित बारंबारता और ई का मतलब होता है प्रत्याशित बारंबारता। तो उम्मीद करते हैं आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। टेबुलेशन सारणीयन क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए सारणियों को प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन या सारणीकरण कहा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन या सारणीकरण कहा जाता है। कानर के अनुसार सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। कानर ने क्या बताया? कानर ने बताया कि सारणीयन किसी भी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। उसका ब्लेयर है। ब्लेयर ने क्या बताया? ब्लेयर ने बताया कि विस्तृत अर्थ में आंकड़ों के स्तंभों और पंक्तियों में किसी क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। विस्तृत आंकड़ों के स्तंभों और पंक्तियों में किसी क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। यदि हम लोग ये सरल शब्दों में कहें तो सांख्यिकी समंकों को स्तंभों और पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को ही सारणीयन कहा जाता है। सांख्यिकी समंक को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को ही सारणीयन कहा जाता है, टेबुलेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेबुलेशन भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सांख्यिकी की विशेषताएं देखेंगे। तो सांख्यिकी की क्या विशेषता होती है? ये संख्यात्मक राशियां होती है। सांख्यिकी जो होती है हमेशा संख्यात्मक राशियां होती है, गुणात्मक राशि नहीं होती है। इसके बाद सांख्यिकी सदा समूह में होते हैं। सांख्यिकी सदा समूह में होती हैं। सांख्यिकी आपस में तुलना के योग्य होते हैं। सांख्यिकी किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं। सांख्यिकी विशेष सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। लास्ट पॉइंट है सांख्यिकी का एकत्रीकरण उचित परिशुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। तो यह था सांख्यिकी की विशेषता कि यह संख्यात्मक राशि है। सांख्यिकी सदा समूह में होते हैं। सांख्यिकी आपस में तुलना के योग्य होते हैं। सांख्यिकी किसी ध्येय विशेष से संबंधित रहते हैं। सांख्यिकी विशेष सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। सांख्यिकी का एकत्रीकरण उचित परिशुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यह दो या दो से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों की प्रसार की दृष्टि से तुलना करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सापेक्ष प्रसार की एक माप है। ये सांख्यिकी श्रेणियां अपने समांतर माध्यों की दृष्टि से, अपने प्रामाणिक विचलनों की दृष्टि से अथवा इकाइयों की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं।
ऐसी परिस्थिति का तुलना करना संभव नहीं है, अतः इन सभी विद्यमान प्रसार की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। विचरण गुणांक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों की प्रसार की दृष्टि से तुलना करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सापेक्ष प्रसार की एक माप सांख्यिकी श्रेणियां समांतर माध्यों की दृष्टि से, अपने प्रमाणिक विचलनों की दृष्टि से अथवा इकाइयों की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में तुलना करना संभव नहीं होता है, अतः उन सब विद्यमान प्रसार की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग करते हैं। यह सभी इकाइयों से रहित एक प्रतिशतता है जो निम्न समीकरण से परिभाषित होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब दोस्तों विचरण गुणांक बराबर होता है यस इंटू डी अपान ए इंटू एम इंटू 100, जहाँ यस इंटू डी का मतलब है प्रमाणिक विचलन, ए एम का मतलब है समांतर माध्य। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रायिकता की परिभाषा, अभी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होता है? यदि कोई घटना ए प्रकारों से घटती है और बी प्रकारों से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों के प्रत्येक समसंभावी हो तो उसी घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटने में असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगी। इसी परिभाषा को लैपेस का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। इसी परिभाषा को लैपेस का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में दे सकता है लैपेस का प्रथम सिद्धांत लिखिए। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल हो जाती है, जब ए और बी प्रकारों में प्रत्येक समसंभावी हो तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? ए अपान ए प्लस बी और घटने में असफल होने पर प्रायिकता क्या होगी? बी अपान ए प्लस बी होगी। इसी परिभाषा को लैपेस का प्रथम नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ई की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल दशाओं की संख्या अपान समस्त समसंभावी दशाओं की संख्या, जहाँ ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। दोस्तों ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रायिकता का मान जो होता है वह 0 से 1 के बीच में होता है। यदि यह निश्चित हो कि घटना नहीं घटेगी तो हम कह सकते हैं कि घटना घटित होने की संभावना 0 है, और यदि घटना घटित होना निश्चित है तो हम कहेंगे घटना घटने की संभावना 1 है। और आगे चलते हैं। द्विपद बंटन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द्विपद का अर्थ होता है दो पद, एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता से संबंधित होता है। द्विपद का मतलब होता है दो पद जिसमें एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता से होती है। द्विपद बंटन खंडित आवृत्ति बंटन है जो द्वंद्वात्मक विकल्पों सफलता तथा विफलता के एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। द्विपद बंटन को विकसित करने का श्रेय स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को है। इन्होंने 1654 से 1705 में इसका किया था। उनकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद इसका प्रकाशन 1713 ईस्वी में हुआ। इस बंटन को उनके नाम पर बर्नौली बंटन भी कहा जाता है। तो एग्जाम में दे सकता है बर्नौली बंटन क्या होता है? तो बर्नौली बंटन का मतलब होता है एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता से। द्विपद बंटन एक खंडित आवृत्ति है जो द्वंद्वात्मक विकल्पों या सफलता तथा विफलता के एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। द्विपद बंटन को विकसित करने का श्रेय स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को है। उनकी मृत्यु के 8 वर्ष के बाद इसका प्रकाशन हुआ। इस बंटन को उनके नाम पर बर्नौली बंटन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। समष्टि एवं प्रतिदर्श को परिभाषित कीजिए। एग्जाम सर क्वेश्चन ऐसा है। तो समस्त व्यक्तियों के समुदाय को समष्टि कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों की समष्टि, खेतों की समष्टि। जैसे दोस्तों बहुत से विद्यार्थी रहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे समष्टि कहेंगे। पॉपुलेशन यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में दे सकते हैं। तो समस्त व्यक्तियों के समुदाय को समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श किसे कहते हैं? कुछ चुने हुए व्यक्तियों का वह समूह जिसका प्रत्येक व्यक्ति समष्टि का एक अंग है, पॉपुलेशन कहलाता है, और यही समष्टि का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यह स्पष्ट होता है कि सैंपल जितना बड़ा होगा अर्थात उसमें पॉपुलेशन से चुने हुए व्यक्तियों की संख्या भी उतनी अधिक होगी, उतना ही वह समष्टि का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा और उतना ही अधिक परिशुद्धता के साथ वह समष्टि का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा एवं उतनी ही अधिक परिशुद्धता के साथ वह समष्टि के स्वरूप को प्रस्तुत करेगा। तो समष्टि क्या होता है? समष्टि व्यक्तियों के समुदाय को समष्टि कहते हैं, या व्यक्तियों किसी भी झुंड को समष्टि कह सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों की झुंड हो गया उसको समष्टि कर सकते हैं, खेतों को समष्टि कर सकते हैं। प्रतिदर्श क्या होता है? कुछ चुने हुए व्यक्ति को, जैसे दोस्तों
आपकी क्लास में 50 लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को चुनेंगे, मान लिया 10 लोग को चुनेंगे, तो क्या हो गया, प्रतिदर्श हो गया, सैंपल हो गया। जैसे नहीं निकाला जाता सैंपल, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन किया जाता है, तो उस टाइम से इसमें सैंपलिंग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रयोग, प्रायिकता योग का नियम। प्रायिकता की योग का क्या नियम है, तो यह नियम परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए है, जो इस प्रकार, यदि कोई घटना दो या दो से अधिक प्रकार से घट सकती है जो परस्पर अपवर्जी है, तो उस घटना की प्रायिकता उसके उस उन सभी प्रकार से घटने की प्रायिकताओं का योग होगी। यदि कोई घटना दो या दो से अधिक प्रकार से घट सकती है जो परस्पर अपवर्जी है, तो उस घटना के घटने की प्रायिकता उसके उन सभी प्रकारों के घटने की प्रायिकताओं के योग होगी। सांख्यिकी शब्द का अर्थ, स्टैटिस्टिक तीन शब्दों से भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पहले का मतलब होता है जब यह बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है आंकड़े या संख्यात्मक सामग्री, न्यूमेरिकल डाटा से, जो कि पर्याप्त सीमा तक अन्य कारणों से प्रभावित होता है। किसी ध्येय विशेष को लेकर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दूसरा होता है जब यह एक वचन में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ सामग्री के इकट्ठा करने, उनका वर्गीकरण करने, उनके प्रयोग में लाने से होता है। इसमें सामग्री निर्वाचन और सामग्री विश्लेषण की विधियां सन्निहित हैं, जिन्हें सांख्यिकी विधियां कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तीसरा है सांख्यिकी के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स,